नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो हलचल शुरू हो गई है, या मोहन भागवत के शब्दों में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया के शब्दों में कहूं तो समुद्र मंथन शुरू हो गया है। उससे विष किसके लिए निकलने वाला है, उससे अमृत किसके लिए निकलने वाला है, इन तमाम सवालों के जवाब सामने आने से पहले बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। हलचल नागपुर से जो शुरू हुई थी वो मुंबई तक पहुंची, वो हलचल दिल्ली तक पहुंची, लखनऊ तक पहुंच गई और उसमें असम समेत भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जुट गए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में रहने का दावा ठोक दिया है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने, एक दिग्गज नेता ने। और वहीं दूसरी तरफ नागपुर से बयान आया समुद्र मंथन का, हलाहल विष का, अमृत का। अब नागपुर किसको अमृत देना चाहता है और किसको समुद्र मंथन से निकलने वाले तनाव और विदाई के तोहफे को सुपुर्द करना चाहता है, त्याग की मूर्ति बनाकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, त्याग की मूर्ति बनाकर। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शब्दावली है और भारतीय जनता पार्टी की भी एक शब्दावली है। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों की शब्दावली है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तपे तपाए नेता होते हैं, तो शब्दों का इस्तेमाल बहुत बखूबी से करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने तो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। आज की तारीख में हर वो व्यक्ति, हर वो नेता जो हिंदुओं का नेता बनना चाहता है, जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों को, नरेंद्र मोदी के रास्तों को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। नजर कुर्सी पर होती है, बात त्याग की होती है। जी हाँ, तो आज तमाम तरह की चीजें मैं लेकर सामने आया हूं। कल मैं आपको अपनी स्टोरी में बता चुका था कि नागपुर से वापस आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल को एक बड़ी बैठक बुला ली है, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया, देवेंद्र फडणवीस को भी बुलाया, हेमंत बिस्व शर्मा को भी बुलाया। यानी भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 10 अप्रैल की बड़ी बैठक के लिए नरेंद्र मोदी ने बुलावा भेज दिया है। नागपुर से आते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत से मुलाकात कर वापस आते ही, वो वीडियो आप देख सकते हैं, कल बहुत शानदार वीडियो रहा, आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। आज उससे आगे की कहानी लेकर आ रहा। जैसे ही मुख्यमंत्रियों को बुलावा गया दिल्ली दरबार से, तो फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की छटपटाहट बढ़ती हुई नजर आई। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बयानों का एक नया दौर शुरू हो गया। जैसे मैंने कहा त्याग वाली बात थी ना, याद कीजिए 2012-13 में नरेंद्र मोदी 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद ही ये मूड बना चुके थे कि दिल्ली की राजनीति में जाना है। उसके बाद गोटियां उन्होंने सेट करनी शुरू कर दी, दिल्ली दरबार में सेट किया, लाल कृष्ण आडवाणी की टीम को तोड़ा और बनारस में भी अपना एक दूत भेज दिया था। जी हाँ, 2013 के अंत तक ये किसी को नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि 2013 गोवा कार्यकारिणी तक ये किसी को पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी कि भी नहीं बनाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो कि उस समय एनडीए गठबंधन के सहयोगी थे, अड़े हुए थे और लाल कृष्ण आडवाणी भी नहीं चाहते थे। लेकिन बनारस उन्होंने अपने आदमी को 2012 में ही भेज दिया। और उसके बाद जब जब उनसे पूछा जाता था कि क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो सीधा सीधा कहते थे मैं तो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं जी, पार्टी ने मुझे गुजरात की जनता के लिए सेवा करने के लिए भेजा है, मैं गुजरात की जनता की सेवा करने में लगा हुआ हूं, पद और कुर्सी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, पार्टी जब जब जो आएगी हमें तो उसको स्वीकार करना है, हम सवाल नहीं उठा सकते। और बिल्कुल उसी स्टाइल में मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी आदर्श बन गए हैं। आप उनको चाहे ना चाहे, आप उनको पसंद करे या ना करे, लेकिन अगर आपको दिल्ली की कुर्सी पर नजर रखनी है, आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है, तो नरेंद्र मोदी के कामयाब वाले फॉर्मूले को, जो सफल हो चुका है जो फॉर्मूला, उसको तो अपनाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार जो अपने आप को समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बिल्कुल मोदी के स्टाइल में बयानबाजी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। मकसद
मोदी बनना है, यानी देश का प्रधानमंत्री बनना है। ये बयान तो अब पुराना हो गया कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा। ये बयान भी पुराना हो गया कि मैं मठ चला जाऊंगा। ये बयान भी पुराना हो गया जो कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार यानी 2027 के विधानसभा चुनाव के समय वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। उस समय लोगों ने कहा कि देखिए कितने त्यागी है, पद छोड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन हमने आपको बताया था कि उस त्याग के पीछे दिल्ली दरबार को चुनौती है, नरेंद्र मोदी और उससे ज्यादा अमित शाह को चुनौती है कि मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूं, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हूं, मेरा रास्ता रोकना मत। रोकोगे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, रोकोगे तो बवाल खड़ा हो जाएगा। और जिस तरह से सवाल नरेंद्र मोदी से गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान पूछे जाते थे प्रधानमंत्री बनने को लेकर, उसी तरह के सवाल अब योगी आदित्यनाथ से भी पूछे जाने लगे हैं। बता दूं मैं आपको कि बिल्कुल प्रधानमंत्री के स्टाइल में योगी आदित्यनाथ से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ये भी पहले से तय होता है जी। मोदी जी के स्टाइल में बोल रहा हूं। तो ये सवाल पूछा जा रहा है, यह सवाल पूछवाया जा रहा है और उसके जवाब में जो जवाब दिया जा रहा है, तो मुझे नरेंद्र मोदी के पुराने दौर की याद आ जाती है, नरेंद्र मोदी के पुराने कार्यकाल की याद आ जाती है, जब वो भी इसी तरह से जवाब दिया करते थे। और देखिए क्या कुछ निकल कर सामने आया, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदाई के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद प्रधानमंत्री बनने के बारे में पूछा गया, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, गौर कीजिएगा, एक-एक लाइन, एक-एक वाक्य पर गौर कीजिएगा। वह राजनीति को अपना पूर्णकालिक काम नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए, मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं। पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए यहां रखा है और राजनीति मेरे लिए पूर्णकालिक नौकरी नहीं है। फिलहाल हम यहां काम कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं एक योगी हूं। मतलब पद, कुर्सी, सत्ता की लालसा नहीं है, लेकिन नजर फिर भी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर है। टीम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक पूरा प्रचार अभियान चला रही है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी वाले स्टाइल में, जहां-जहां योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियां करने जाते हैं, वहां योगी योगी के नारे उसी तरह से लग रहे हैं, जैसे 2012 से 2014 के बीच मोदी के समय लगा करते थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और बिल्कुल मोदी के स्टाइल में ही अब ये भी खबरें छपती छपवाई जाती है कि कितनी रैलियां महाराज जी ने की महाराष्ट्र में और बिल्कुल डंका बजा दिया भारतीय जनता पार्टी का। कितनी रैलियां की महाराज जी ने हरियाणा में और डंका बजा दिया भारतीय जनता पार्टी का। झारखंड की हार के समय उसको गोल कर दिया जाता है। वहां ये नहीं बताया जाता कि महाराज जी ने यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितनी रैलियां की। तो योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा एक तरह से ठोक दिया है, जता दिया है कि दिल्ली मैं ही आऊंगा, आप हटिए, आप जब भी हटेंगे दिल्ली दरबार पर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर मेरा दावा सबसे मजबूत है। मेरा मतलब योगी आदित्यनाथ का। और उसी बीच मोहन भागवत का भी बयान आ गया, योगी से पहले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया का भी बयान आया। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उनसे मुलाकात करके आए थे। मुलाकात के बाद जो तमाम चीजें निकलती चली गई, उसके बाद भागवत जिस तरह से हलाहल विष की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो इशारा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा बवाल हो रहा है कि देश के सबसे बड़े राज्य यानी लोकसभा में 80 सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बार-बार बयान देना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को नागपुर जाना पड़ रहा है और आरएसएस के मुखिया सर संघचालक समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं, हलाहल विष की बात कर रहे हैं और त्याग की बात कर रहे हैं। भगवान शिव की बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं उनके शब्दों पे गौर कीजिएगा। कहीं भी संकट आता है तो भगवान शिव सबके लिए सबसे आगे आते हैं। आगे शिव जी अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कहीं संकट आता है तो सबके लिए सबसे आगे होते हैं। जब समृद्धि है, जब कुछ उपलब्धि होती है,
तब वह उपस्थित नहीं रहते। यानी उपलब्धियों का श्रेय मत लीजिए, शिव जी की तरह बनिए, लेकिन जब संकट आता है तो वह उसे अपने गले में धारण करते हैं, हलाहल विष की तरह। किसी को बचाने के लिए क्या हम अपने जीवन में शिव जी जैसा अनुसरण नहीं कर सकते हैं? मोहन भागवत का ये बयान, एक-एक शब्द, आरएसएस के मुखिया को पता है कि उनके एक-एक शब्द के मतलब और मायने निकाले जाएँगे, और ऐसे समय पर जब वो कहते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकले हलाहल विष को पीने वाले भगवान शंकर की पूजा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में भी एक बड़ा समुद्र मंथन हो रहा है, और इस समुद्र मंथन से अगर मोहन भागवत के शब्दों में कहूं, अमृत बाद में निकलेगा, सबसे पहले तो हलाहल विष निकलेगा। वो हलाहल विष कौन पिएगा? किसको संकेत दे रहे हैं मोहन भागवत? किसको बताना चाह रहे हैं मोहन भागवत? क्या वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश दे रहे हैं कि उपलब्धियों के चक्कर में मत पड़िए, श्रेय लेने के चक्कर में मत पड़िए, अब विदाई की बेला आ गई है, संकट की बेला है, सारे संकटों या समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीजिए। यानी तमाम जो संकट है, तमाम जो बदनामी का ठीकरा फूटेगा, जो आरोप लगेंगे, उसको पी लीजिए, और एक नई सरकार, एक नई भारतीय जनता पार्टी देकर चले जाइए सम्मानजनक तरीके से। या कहीं ना कहीं ये संदेश इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए है, जो आज की तारीख में सरकार भी चला रहे हैं, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी भी चला रहे हैं, जो आज की तारीख में ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, ताकि वो बेरोक टोक सरकार चलाते रहे, और जो आज की तारीख में ये भी चाहते हैं कि गुजराती लॉबी का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ताकि वो पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी को भी चलाते रहे। यानी उनको जेपी नड्डा टाइप, यस मैन टाइप का अध्यक्ष चाहिए। तो क्या मोहन भागवत ये संदेश अमित शाह के लिए दे रहे हैं, या मोहन भागवत ये संदेश प्रधानमंत्री पद पर नजरें गड़ाए हुए, प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा पाले हुए, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखकर पार्टी में उठापटक करने की सोचने वाले उन तमाम नेताओं को दे रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, या एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, चाहे वो कोई भी हो। क्या उनको संदेश दे रहे हैं कि समुद्र मंथन हो चुका है, विष निकलेगा, आप सबको लेके जाना पड़ेगा, तभी तो भगवान शिव की तरह आपको पूजा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन आपको पूजेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आपको पूजेंगे, आपकी जयंती मनाई जाएगी, आपकी उपलब्धियों की बात कही जाएगी, लेकिन आप मत बोलिएगा अपनी उपलब्धियों की बात। ये जो सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक निर्णय से जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम ताकत, सरकार की तमाम ताकत एक व्यक्ति में केंद्रित हो गई है, क्या उसको बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागपुर से वापस आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, तमाम प्रदेशों के अध्यक्षों को, तमाम यूनियन टेरिटरी के अध्यक्षों को 10 अप्रैल को एक बड़ी बैठक के लिए दिल्ली बुला लिया है, और बताया ये जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के नए, यानी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, और वो नाम ही ये बताएगा कि आरएसएस की चली, कि बीजेपी की चली, गुजराती लॉबी की चली, कि मोहन भागवत की चली, भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के मुख्यालय में बैठने वाला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरह यस मैन होगा, या अमित शाह की तरह अड़ने वाला होगा, लड़ने वाला होगा, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगे झुकेगा नहीं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी सुनेगा, और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को ये कहेगा कि संगठन आपसे बड़ा है, आप संगठन की सुनिए, और वो एक दिन आएगा जब वो तय करेगा कि नरेंद्र मोदी को कहा जाए, प्रधानमंत्री को कहा जाए, इस्तीफा दे दीजिए, नया प्रधानमंत्री बनाना है, नई सरकार बनानी है। और इस तरह का अध्यक्ष ना नरेंद्र मोदी चाहते हैं, ना अमित शाह चाहते हैं, लेकिन समुद्र मंथन की बात हो रही है, हलाहल विष की बात हो रही है, तो तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा बवाल हो रहा है, जिसमें से कइयों की विदाई होगी, कुछ सम्मानजनक विदाई लेंगे,
कुछ की अपमानजनक विदाई होगी, यानी कुछ की छुट्टी होगी। कौन क्या करता है, कौन क्या हासिल करता है, किसको क्या मिलता है, इसके लिए हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी हमें पता लगेगा कि लाल कृष्ण आडवाणी की तरह मार्गदर्शक मंडल में कौन जाएगा और नरेंद्र मोदी की तरह कौन-सा नेता आगे आएगा, जो देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन उससे पहले 10 अप्रैल की महत्वपूर्ण तारीख, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे का ऐलान उस दिन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।